Dear students, now next topic is raw material for photosynthesis. अभी तक अपन ने पढ़ा है कि व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था सनलाइट और प्लास्टिड के बारे में। आज अपन स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और उसे प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, बिकॉज स्टोमेटा इज pores like structure which are present in lower epidermis of leaf where it is exchange of gases with environment। ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ में। और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लीफ के अंदर एंटर होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो बाय प्रोडक्ट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है तो उसमें से बाय प्रोडक्ट जो गैस ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज होती है, तो वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर एक्सचेंज होती है। देन अगर अपन बात करें एक्वाटिक प्लांट्स की, तो एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा नहीं होते हैं, बिकॉज एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जो कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट होते हैं, जो प्लांट पूरी तरीके से पानी के अंदर या वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। और वो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू उसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत म्यूसिलेज या वेट टाइप की बॉडी होती है जिसमें इजीली डिफ्यूजन हो जाता है, तो उनको स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पर। तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स एंड मोनोकोट प्लांट। अगर अपन एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट में दो कैटेगरीज यहाँ पर है, एक डाइकॉट प्लांट और एक मोनोकोट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा का जो शेप होता है वो किडनी शेप स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड मोनोकोट प्लांट की अगर बात करें तो मोनोकोट प्लांट के अंदर डबल शेप्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो आज अपन यहाँ पर एक जो देखने वाले हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, वो स्टोमेटा डाइकॉट प्लांट का है, क्योंकि इसके अंदर जो किडनी शेप गार्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये किडनी शेप गार्ड सेल्स आपको नजर आ रही होगी, तो ये एक डाइकॉट प्लांट का स्टोमेटा है। तो इस प्लांट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट के अंदर सबसे आउटर जो सेल्स आपको नजर आ रही है सेल्स है सब्सिडरी सेल्स, जो कि स्टोमेटा पोर्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर ये जो किडनी शेप सेल्स आपको नजर आ रही है, इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स की हेल्प से ही स्टोमेटा पोर्स जो है वो ओपन होता है एंड क्लोज होता है। तो गार्ड सेल्स के अंदर जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, और इनर लेयर जो होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है। और इसके अंदर यहाँ पर फिलामेंट्स, सेलुलोज के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इट इज ओनली एपिब्लेमल सेल्स इन विच क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ये ओनली एपिडर्मल सेल्स होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इसके साथ में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में। तो गार्ड सेल्स के अंदर जब एंडोऑस्मोसिस होता है, तो जब एंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाती है तो उस टाइम पर स्टोमेटा ओपन होता है। और ये जो एंडोऑस्मोसिस होता है ये मॉर्निंग टाइम पर होता है, और इवनिंग टाइम पर एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जब वाटर इसके अंदर से लूज अप हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पर ये जो सेल्स होती है वो श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होने की कंडीशन में ये क्लोज हो जाती है। तो अपन को यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, और जब एक्सोऑस्मोसिस होता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। तो स्टोमेटा के बहुत सारे फंक्शंस प्लांट के अंदर, जो मेन फंक्शन है इसका गैसेस एक्सचेंज करना विद एनवायरनमेंट के साथ में, दूसरा ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करना। प्लांट के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन के ऊपर बेस होता है। ट्रांसपिरेशन जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, वाटर का मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा प्लांट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉच।
लेट्स कंटिन्यू विद रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को इन्वायरमेंट से मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। प्लांट के अंदर जो परमानेंट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस विच एक्सचेंज द गैसेस विद इन्वायरमेंट। अब अपन सेकेंड रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड रॉ मटेरियल है वाटर। तो वाटर जो है प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये अपन आगे पढ़ेंगे जब लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब। तो प्लांट जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है और कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वाटर जो होता है वो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है। तो वाटर जो है प्लांट के अंदर वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम रूट के अंदर। जैसे कि प्लांट में अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर आपको बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे इस तरीके से। जैसे कि सपोज एक रूट है, अब इस रूट के ऊपर आपको बहुत सारे इस तरीके से वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये एपीब्लेमल सेल्स के बने होते हैं, और एपीब्लेमल सेल्स जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, और ये यहाँ पर एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो वाटर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रूट के अंदर एंटर होता है, जिसको अपन बोल देते हैं एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वाटर जो है वो वैस्कुलर टिश्यू तक पहुंचता है। वैस्कुलर टिश्यू जो प्लांट के अंदर बेसिकली दो तरीके के वैस्कुलर टिश्यूज है, जो कि एक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से जो वाटर होता है वो वाटर जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचता है, और लीफ के अंदर वो फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो जाता है। एंड इस तरीके से वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट के अंदर होता है। एंड वाटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाइट रिएक्शन के अंदर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं एक टर्म्स जो कि एग्जाम में कभी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज अ कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? तो कंपनसेशन पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले अपन को दो चीजें देखनी होगी जो प्लांट के अंदर साइमल्टेनियसली चलती है। पहली होती है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट प्लांट के अंदर जो एक्टिविटीज यहाँ होती है उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, बिकॉज रेस्पिरेशन जो होता है वो एनर्जी पर्पस के लिए प्लांट यूटिलाइज करता है। तो एनर्जी पर्पस में रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर जो भी फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है जैसे सपोज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर दो एक्टिविटी प्लांट के अंदर साइमल्टेनियसली चलती है, एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरी होती है रेस्पिरेशन। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है जैसे कि लाइट रिएक्शन की अगर बात करें तो वो ओनली लाइट के टाइम पर परफॉर्म होती है, जिस टाइम पर लाइट प्रेजेंट होती है। और रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, बट प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डे टाइम पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, और नाइट टाइम की अगर बात करें तो नाइट टाइम पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूटिलाइज होती है और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता होगा जहां पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने यूटिलाइज की उतनी प्लांट ने रिलीज की। तो वो पॉइंट जो इक्वल पॉइंट होता है उस इक्वल पॉइंट को अपन बोलते हैं जहां पर दोनों ही गैसेस जितना यूटिलाइज किया उतना रिलीज किया, उसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट कब होता है, कब आता है प्लांट के अंदर? तो सबसे पहले तो अपन कंपनसेशन पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है? बिकॉज जो लाइट रिएक्शन होती है वो एक लाइट की एक प्रॉपर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर उस टाइप की लाइट, विजिबल लाइट अगर प्लांट को मिलेगी तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज, जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कर रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर,
इट इज बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो अमाउंट होता है ये इक्वल होता है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में उसने रिलीज की। तो जब प्लांट की फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज की गई कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट कौन से टाइम पर प्लांट के अंदर होता है, मतलब कंपनसेशन पॉइंट कब होता है प्लांट के अंदर, तो कंपनसेशन पॉइंट तब होता है जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है। अब लाइट की इंटेंसिटी कब लो होती है, ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग टाइम और ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। जब लाइट कम हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर जो रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो उसको अपन बोल देते हैं कंपनसेशन पॉइंट। Let's see the next we see the light reaction and dark reaction of photosynthesis. Thank you.